देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास से हम कक्षा 10 और 12 का अनुसार पेपर अब पढ़ाना शुरू करेंगे हम। तो कक्षा 12 की क्लास में हम 2022 का अनुसार पढ़ा रहे हैं और 10 का भी जब पढ़ाया जाएगा तो 2022 का ही पहले पढ़ाया जाएगा और उसके बाद दूसरे सेट पढ़ाए जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं 2022 का जो आपका सेट पहला सेट है जो आपका सेट नंबर 1 एफ सेट है। इसको पढ़ाना हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर सीधे हम क्वेश्चन को हल करें तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हम क्वेश्चन वो बताएंगे, उसके अगल बगल के भी क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आए। चलिए देखते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए का नंबर प्रश्न है। पहले का नंबर प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन जो 1 होगा उसको बताएंगे, इसके अगल बगल के जितने क्वेश्चन संभव होंगे वो सभी बताएंगे। बिल्कुल अभी तक अगर गणित नहीं आ रही फिर भी आपको गणित बिल्कुल आसान लगेगी। कह रहा है, यदि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। यल क्या है? यल है समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय। समस्त रेखाओं का समुच्चय। वैसे हमने पहला चैप्टर की एक प्रश्नावली इतने अच्छे से पढ़ाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तथा संबंध आर है, संबंध आर बराबर है L1 कामा L2 सच दैट L1 कामा L2 पर लंब है। L1 कामा L2 पर लंब है। तो कह रहा है समुच्चय L में परिभाषित है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है कि R जो है वो स्वतुल्य है, कि R सममित है, कि R संक्रामक है, कि इनमें से कोई नहीं है। देखिए, L1 जो है एक रेखा है। L1 और L2 एक रेखा है। यहां पर लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है तो समझ लीजिए जहां L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L होगा। L1 लंब है L2 पर। देखिए, दो रेखाएं हैं L1 और L2। एक रेखा मान लो ये L1 है और दूसरी रेखा L2 है। L1 लंब है L2 पर। तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वयं से वही संबंध हो जाए तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अगर L1 रेखा L2 पर लंब है तो देखिए L1 स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। अगर L1 स्वयं पर लंब हो जाए तो स्वतुल्य संबंध होगा। तो ये संबंध स्वतुल्य तो नहीं है। सम्मित संबंध में क्या देखा जाता है कि अगर L1 लंब है L2 पर तो L2 लंब हो जाए L1 पर। सम्मित संबंध में, स्वतुल्य में तो ये देखा जाता है कि L1 और L2 अगर दो रेखाएं दूसरे पर लंब है तो L1 अगर लंब है L2 पर तो L1 स्वयं पर लंब हो जाए और L2 स्वयं पर लंब हो जाए, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। पूरा एक तरीके से अच्छी तरीके से समझने के लिए ये आपको हमने एक एक वीडियो एक एक संबंध के दिए हैं, वहां से आपको समझ लेना है। यहां से L1 लंब है L2 पर तो L2 लंब हो जाए L1 पर तो उसे सम्मित संबंध कहते हैं। तो देखिए, L1 लंब है L2 पर तो L2 भी लंब है L1 पर, तो ये संबंध सम्मित है। इसके बाद संक्रामक संबंध में क्या होता है, यदि L1 लंब है L2 पर और L2 लंब हो L3 पर, L2 लंब हो L3 पर और अगर L1 लंब हो जाए L3 पर तो संबंध संक्रामक संबंध होता है। अगर L1 L2 पर लंब है तो एक रेखा ऐसी अपने आप से बनानी होगी कि L2 लंब हो L3 पर और यहां से निकल आए कि L1 लंब है L3 पर, तो संबंध संक्रामक होता है। तो यहां से आप देख रहे हैं कि L1 और L3 लंब नहीं है, तो यह संक्रामक संबंध नहीं है। सीख लिया आप। अब हम तुम्हें एक ट्रिक बताए दे रहे हैं कि यदि रेखाओं के लंब की बात की जाए तो हमेशा के लिए रिजल्ट याद रखिए। अगर बहुविकल्पी प्रश्न है तो
हमेशा के लिए याद रखिए यड कैसे कि यदि L1 मतलब दो रेखाएं परस्पर लंब हो तो संबंध केवल सम्मित होता है, ना स्वतुल्य होता है, ना संक्रामक। देखिए तुल्यता संबंध कौन कौन से होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हो, अगर 4 टाइप के विकल्प मिल जाए तो आपको बिना हल किए सीधे टिक मार देना है। कौन कौन से? अगर बराबर की बात की गई हो, समांतर की बात की गई हो, समरूप की बात की गई हो, सर्वांग सम की बात की गई हो, तो ये चारों संबंध ही तुल्यता संबंध होते हैं। तुल्यता संबंध का मतलब उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न था, तो इसमें सम्मित जो है वो सेकंड विकल्प पर है, सेकंड विकल्प सही है। लेकिन अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न ना होता, वैसे हल करने को आता तो कैसे करते? देखिए उससे हल करके दिखाई दे रहे हैं हम कि वैसे कैसे हल करते इसको, वो देख लेते हैं भाई कि बहुविकल्पी प्रश्न ना होता तो कैसे हल करते। आप सोचोगे कि ये पेपर 3 घंटे का होता है, ऐसे तो पूरा पेपर 7-8 घंटे में हल हो पाएगा। तो हम एक तरफ से हल कर रहे हैं, बहुत चीजें इधर उधर आपको बता रहे हैं जिससे आपको गणित रटनी ना पड़े। चलिए L1 लंब है L2 पर, हमने 2 तरीके से बताया था। यहां पर अगर समुच्चय परिमित हो तो संबंध के युग्म बन जाते हैं, फिर हम स्वतुल्य संबंध में समुच्चय से पेन चलाते हैं, सम्मित और संक्रामक संबंध में संबंध से पेन चलाते हैं। लेकिन यदि समुच्चय अपरिमित हो, जैसे समतल पर स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय ये अपरिमित समुच्चय है, तो हमें सवाल की शर्त पर कार्य करना होता है। सवाल की शर्त पर कार्य करना होता है। तो सवाल की शर्त है L1 लंब है L2 पर, तो स्वतुल्य संबंध पर लिखा जाता है। स्वतुल्य संबंध में लिख लेंगे, पहले स्वतुल्य संबंध लिख देंगे, L1 लंब है L2। अब लिखेंगे यहां पर L2 के स्थान पर L1 रखने पर, L2 के स्थान पर L1 रखने पर तो रख दो, तो आ जाएगा L1 लंब है L1 पर। एक रेखा यहां पर L1 थी और एक रेखा L2 थी, तो L1 लंब है L2 पर, तो L2 के स्थान पर L1 रखा, तो L1 पर लंब नहीं होगी, तो यहां पर आ गया L1 कामा L1 नॉट बिलोंग्स टू R कामा फॉर यूरी L1 बिलोंग्स टू L। तो लिखेंगे जो R है वो समुच्चय L पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। अगर यहां पर सही होती तो पहले L2 के स्थान पर L1 रखा था, अगली बार L1 के स्थान पर L2 रखते, वहां से सूत्र देते। अब देखिए सम्मित संबंध में क्या होता है, सब सूत्र हमने बता रखे हैं कि स्वतुल्य का सूत्र क्या होता है, सम्मित का क्या होता है, संक्रामक का क्या होता है, ये सब आपको समझ लेना है। जहां हमने वीडियो दे रखे हैं आपको पूरे, और कुछ भी दिक्कत फिर वहां से नहीं होगी। सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित संबंध में देखिए L1 लंब है L2 पर, इंप्लाइज दैट L2 लंब है L1 पर, जहां L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L। कुछ भी दिक्कत नहीं, यहां से सूत्र निकला कि L1 कामा L2, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। तो यहां से सूत्र निकला L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, जहां L1 कामा L2 बिलोंग्स टू L। लिखेंगे अतः R समुच्चय L पर सम्मित संबंध है। अब हेडिंग डालेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिए इसमें क्या किया जाता है, संक्रामक संबंध में L1 लंब L2 और L2 लंब L3 ये लिया जाता है। इंप्लाइज दैट के बाद L1 लंब हो जाए अगर L3 पर, तो देखिए चित्र बनाया था अभी हमने, L1 L2 और ये L3, L1 लंब L2 पर, L2 L3 पर, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है। जहां L1 कामा L2
कामा L3 बिलोंग्स टू L। यहां से सूत्र निकला कि L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R और L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट के बाद आपका L1 कामा L3 नॉट बिलोंग्स टू R, जहां L1 कामा L2 कामा L3 बिलोंग्स टू L। तो R समुच्चय L पर संक्रामक संबंध नहीं है। अगर ये बहुविकल्पी प्रश्न होता तो ऐसे इसको विस्तार पूर्वक हल करते। इस क्वेश्चन में हमने 6-7 क्वेश्चन आपको सिखाए कि कहीं पर अगर बराबर वाली चीज मिल जाए तो वहां पर तुल्यता संबंध होता है, यानी उस पर तीनों संबंध होते हैं। तुल्यता संबंध मतलब कहीं पर समांतर दो रेखाओं के समांतर की बात कर दी जाए तो वहां पर तुल्यता संबंध होता है। समरूप की बात कर दी जाए तो तुल्यता संबंध होता है, और सर्वांग सम की बात कर दी जाए तो तुल्यता संबंध होता है। पहला क्वेश्चन हमने, और इसके अगल बगल जितने क्वेश्चन है संभव, वो हमने कंप्लीट किए। अब ख नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ख नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है यदि आप व्यू ए और बी, समझ लेते हैं, केवल हमें विकल्प नहीं जानना है, हमें रटना नहीं है गणित, हमें गणित सीखनी है। और जितना ज्यादा अगल बगल क्वेश्चन हल करोगे, कोई हाई स्कूल नहीं है कि सीधे वही क्वेश्चन आ जाएगा। रट के यहां पर कुछ नहीं कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखोगे उतना ही अच्छी तरीके से आप इंटर में हल कर पाओगे। ख नंबर प्रश्न आ रहे हैं। कह रहा है ख नंबर प्रश्न में कि यदि आप व्यू ए और बी के क्रम, आप व्यू ए का क्रम है, आप व्यू ए का क्रम है यम गुणते यन, और आप व्यू बी का क्रम है यन गुणते पी, तो आपसे वो जानना चाहता है ए बी का क्रम क्या होगा। ए बी का क्रम क्या होगा? ए बी का क्रम ऐसे होगा, यानी कि यम गुणते पी। मतलब जैसे ए आप व्यू हो आपका 2 गुणते 3 कोटि का, और आपका बी आप व्यू हो 3 गुणते 2 कोटि का, तो ए इंटू बी 2 गुणते 2 कोटि का होगा। कैसे देख लेते हैं एक हम। जैसे ए बराबर मान लें हम कोई 1 0 1 -1 1 0। देखिए 2 गुणते 3 कोटि का हो गया ए, मतलब कि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। और बी ऐसा मानना है, बी ऐसा मानना है इसमें 3 पंक्तियां हो और 2 ही स्तंभ हो। जैसे कि 1 0 2 3 1 0। तो इसमें देखिए पंक्तियां हैं 1 2 3, स्तंभ 2 ही है। तो इसका गुणा जब करेंगे, ये बी बराबर माना है, ए इंटू बी जब करेंगे, देखिए सब कुछ निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको, कुछ भी रटना नहीं है। इसका गुणा पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। इसमें करिए 1 गुणते 1 धन 0 गुणते 0 0 आएगा, धन 1 गुणते 2 2 आएगा, फिर इसमें करिए -1 धन 0 धन 0। अब ऐसे ही इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 आएगा, यहां पर 4 है, 0 आएगा 0 आएगा। अब इसका गुणा इसमें करिए, -3 आएगा धन 4 आएगा धन 0 आएगा। तो क्या आ गया 3 3 -1 1, यानी जो ए इंटू बी निकला तो उसमें क्या निकला? 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ निकले ना। यानी अगर देखिए 2 गुणते 3, ए 2 गुणते 3 कोटि का है और बी क्या है 3 गुणते 2 कोटि का है, तो ऐसे जो है इतनी कोटि आएगी ए इंटू बी की, वही हमने यहां पर रख दिया विकल्प में। और बताइए इसमें रटने की कोई जरूरत हो तो बताओ। यदि सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है तो अधिक से अधिक कमेंट करना है आपको, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का फायदा हो सके। और इस चैनल से जुड़े हुए बच्चों को ये पता होगा, जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो आज से भी पढ़ रहे होंगे उनको भी काफी कुछ समझ में आएगा। लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं वहां पर हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक हर चीज
खासकर पहले चैप्टर की चर्चा तो बहुत ही अच्छे से की है। आते हैं पहले का ग नंबर। कह रहा है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2 की घात पूछ रहा है। तो देखिए हम बताते हैं तुम्हें, अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया हो वह कोटि होती है और कोटि के ऊपर ही जो होती है उसे घात माना जाता है। तो यहां पर अवकलन 2 बार किया गया, यहां पर अवकलन 1 बार किया गया है लेकिन उसका वर्ग है, यहां पर भी अवकलन 1 बार किया गया है। तो अधिकतम अवकलन किया गया है 2 बार और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां से निकली कोटि 2 और घात 1। तो हमसे घात पूछा है तो ये सही होगा। ये विकल्प नंबर है आपका पहले के गा का सेकंड है, ये सही होगा आपका। अब देखिए यहीं पर हम और एक्स्ट्रा चीजें कुछ सिखाई दे रहे हैं कि अगर ये है अवकल गुणांक के साथ कहीं त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कि साइन कास ये गुणा में हो, ये गुणा में हो, अवकल गुणांक के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात कोई साइन कास टैन काट सेक का सेक गुणा में हो, गुणा में प्लस या माइनस में हो तो कुछ दिक्कत नहीं, कोटि और घात का निर्धारण कर लेंगे। लेकिन गुणा में होगा तो कोटि तो बता लेंगे लेकिन घात परिभाषित नहीं होगी। इस तरीके के जब प्रश्न आएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा है जब हमने बताया है तो बात हमारी समझ रहे होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो अवकल गुणांक के साथ गुणा में अगर है तो फिर कोटि तो बताई जा सकती है, अधिकतम अवकलन जितनी बार किया गया वो कोटि हो जाएगी, लेकिन घात का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। आपका ये प्रश्न हो गया ग नंबर। घ नंबर में आते हैं, पहले का घ नंबर प्रश्न कह रहा है आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा। ये है अदिश गुणा। अदिश गुणा में हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है और के डॉट आई 0 होता है, चाहे आई डॉट के हो भी 0 होता है। साफ साफ शब्दों में हम तुम्हें बताए दे रहे हैं कि सेम सेम होगा, अगर वही वही होगा, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो 1 हो जाएगा गुणा। बाकी आई का चाहे जे से हो चाहे के से हो 0 होगा। इसी तरीके से जे का चाहे आई से हो चाहे के का हो 0 होगा, इसी तरीके से के का होगा। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा माइनस जे 1 हो जाएगा प्लस के 1 हो जाएगा, तो इससे कट गया 1 आ जाएगा। तो ये आपका विकल्प नंबर सेकंड घा का भी सही है। अब हम आ जाते हैं अंगा नंबर प्रश्न पर। बिना समय बर्बाद किए हम अंगा नंबर प्रश्न पर आ जाते हैं। पहले का अंगा नंबर प्रश्न, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताना है कि इस जगह समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए फिर से वीडियो दिया जाएगा। इस सवाल में करेक्शन कर लेना है आपको। पहले के अंगा नंबर में देखिए दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 से x/2, तो यहां होगा π/2, 0 से π/2 और dx बटे 1 प्लस रूट tan x, इसका मान क्या होगा। ये प्रश्नावली 7.11 का सवाल है और इस तरीके के सवालों का अधिकतर का आंसर आपका π/4 आता है। फिर भी कैसे आएगा वो हल करके हम दिखा दे रहे हैं। मान लो ये बहुविकल्पी प्रश्न होता, हम बता देते हैं आपको कि बहुविकल्पी प्रश्न भी है, तब भी हल करके दिखाते हैं कि मान लो ये बहुविकल्पी में ना आता। मान ले इसको माना आई बराबर, ये मान लिया, फिर आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx बटे 1 प्लस रूट tan x को लिख सकते हैं रूट sin x बटे रूट cos x। एक चीज और आप लोग बेटा समझ लीजिए कि आप लोगों को भी बहुविकल्पी प्रश्न हल ही करने हैं, क्योंकि सीधे उत्तर रटने से कुछ भला होने वाला नहीं है, हल करना आना चाहिए।
तो देखिए इसके बटे कुछ नहीं है तो एक है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, नीचे देखिए एलसीएम हो जाएगा रूट कास एक्स, तो यहां पर आ जाएगा रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स, बार बार का गुणा होगा, रूट कास एक्स ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और रूट कास एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स डीएक्स, इसको समीकरण 1 डालेंगे। अब देखिए प्रगुण 4 लगाएंगे, आपको दिख रहा होगा कि प्रगुण 4 ही लगेगा। अब आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट कास और पाई बाई 2 माइनस एक्स। प्रगुण 4 में क्या करते हैं, दोनों लिमिटों को जोड़ा जाता है और लिमिट में फलन को घटा दिया जाता है, बटे अंडर रूट कास और पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन और पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा अब आपका, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट और कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बटे ये कास 90 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस साइन 90 माइनस एक्स कास एक्स हो जाएगा डीएक्स, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, जिसने पहले प्रश्नावली पढ़ रखी है बिल्कुल उसको सवाल कुछ भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में आई है यहां पर और इसमें भी आई है, आई प्लस आई 2i हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और क्या कॉमन होगा, डीएक्स कॉमन हो जाएगा। अब क्या आएगा, रूट कास एक्स बटे रूट कास एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स। तो ये लिखा है a प्लस बी, ये लिखा है b प्लस ए, कुछ भी दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, बात एक ही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कास एक्स डीएक्स, इस पूरे से कट जाएगा, ये 2i बराबर आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx। तो देखिए 2i बराबर dx का समाकलन होता है x, तो x और 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर आपका आ गया पाई बाई 2 माइनस 0, तो 2i बराबर आ गया पाई बाई 2, तो i बराबर आ गया पाई बाई 4। इस तरीके से आपने देखा कि पहले सवाल के सभी भाग हल हुए। अब देखिए दूसरा सवाल हम हल करेंगे। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं, इसके सभी भाग हल करते हैं। दूसरे का नंबर कह रहा है कि फलन f such that r tends to r, f such that r tends to r, कामा fx बराबर x स्क्वायर, फॉर यूरी x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। तो f है, बताना है कि एकाएकी आच्छादक है कि बहु एक आच्छादक है, कि एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं, कि ना आच्छादक है ना एकाएकी है, ये बताना है। चलिए बड़ी आसानी से हल करते हैं सवाल को। हम तुम्हें 5G ट्रिक बताते हैं। पहले इसे कहते हैं प्रतिचित्रण और इसे कहते हैं फलन। यदि प्रतिचित्रण में f such that r tends to r हो, f such that i tends to i हो, f such that z tends to z हो, ये तीन चीजों में कोई चीज हो प्रतिचित्रण में,
और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो, एक्स की पावर 4 हो, एक्स की पावर 6 हो, एक्स की पावर 8 हो, डॉट डॉट यानी सम हो, तो फलन ना तो एकाएकी होता है ना ही आच्छादक होता है। इस चीज को, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और आपका बहुत समय बहुविकल्पी प्रश्न हल करने में बच जाएगा। कि लेकिन यहां पर n टेंड्स टू n ना हो, प्रचित्रण ध्यान रखिए। जो कह दो कि सर ने बताया था ऐसा, तो हर चीज को ध्यान दीजिए कि मैं बता क्या रहा हूं। प्रचित्रण में r टेंड्स टू r हो या i टेंड्स टू i हो या z टेंड्स टू z हो, इस तरीके को, और n ना हो। n के लिए फिर आपको जैसे आए उसे करना पड़ेगा। और फलन में ये हो, घात सम हो, तो फलन ना तो एकाएकी होता है और ना आच्छादक। चलिए हम हल करते हैं। तो एकाएकी आच्छादक, देखिए आच्छादक और अंताक्षेपी हमने बताया था भाई भाई हैं, एकाएकी और बहुएक भाई भाई हैं। जब फलन आच्छादक नहीं होता तो अंताक्षेपी होता है, और जब अंताक्षेपी नहीं होता तो आच्छादक होता है। जब फलन एकाएकी नहीं होता तो बहुएक होता है, और जब बहुएक नहीं होता तो एकाएकी होता है। यानी जब एकाएकी होता है तो बहुएक नहीं होगा, और जब बहुएक होगा तो एकाएकी नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब इस पर दो विधियां बताई गई थी आपको। दो विधियां हमने ये बताई थी कि अगर समुच्चय परिमित है तो तीर आरेख विधि द्वारा हल करना बताया था, और समुच्चय अपरिमित है तो सूत्र के द्वारा हल करना बताया था। तो यहां पर ये समुच्चय लिखे हुए हैं r टेंड्स टू r। r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्या कोई एक निश्चित गिनती में नहीं है, अपरिमित समुच्चय है, इसलिए सूत्र के द्वारा करना पड़ेगा। चलिए कैसे करते हैं। एकाएकी के लिए समझिए कितनी आसानी से हल कर रहे हैं। एकाएकी के लिए सूत्र लगाते हैं, एफ एक्स बराबर, अगर यहां पर है तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन का मान क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर, बराबर एफ एक्स टू का मान क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर। यहां से स्क्वायर यहां स्क्वायर हट जाएगा। एक्स वन बराबर एक्स टू कामा फॉर यूरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स की तरफ क्या है, ये एक्स की तरफ है, ये वाई की तरफ है, लेकिन ये अलग की बात है कि दोनों तरफ आ रहे हैं, तो बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। आई क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय है। जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। अब देखिए यहां पर बराबर रहेगा कि नहीं, इसकी जांच करेंगे, इसकी करेंगे जांच, और जांच करेंगे तो बात हम आपको समझा रहे हैं, उसको बहुत आराम से समझिए कि अगर यहां पर बराबर रहेगा तो फलन एकाएकी होगा, और बराबर रहेगा कि नहीं उसको कैसे पता करेंगे, उसको ऐसे पता करेंगे कि जो एकाएकी फलन होता है बेटा, उसमें यक्स के मान लिए जाते हैं, तो यक्स की तरफ आर है। तो हमने कहा था जहां से मान लो वहां आर हो, आई हो, जेड हो, तो बहुत सारे मानों पर काम ना करो, एक मान एक ले लो और दूसरा मान -1 ले लो। इसके लिए जैसा होगा वैसा ही सब के लिए होगा। लेकिन जहां से मान ले रहे हो, जहां से, तो वहां पर आर हो, आई हो या जेड हो, तो देखिए आर है, यहां से एक्स, एकाएकी में एक्स के मान लिए जाते हैं, तो एक्स का एक मान 1 ले लेंगे और एक मान -1 ले लेंगे। तो f1 का मान क्या निकलेगा, यहां पर रखो x बराबर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। फिर f-1 तो -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। मान अगर समान आ जाए, मान समान आ जाए तो यहां पर नॉट इक्वल टू होता है, फिर फलन एकाएकी नहीं होता। अगर मान भिन्न भिन्न आ जाए, मान अलग अलग आ जाए, तो यहां पर बराबर ही रहेगा, फिर फलन एकाएकी होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एकाएकी की परिभाषा होती है, जब तीर आरेख विधि द्वारा हल करना बताते हैं तो वहां पर हमने बताया कि एक का एक प्रतिबिंब बने। यहां पर देखिए एक का भी प्रतिबिंब एक बन रहा है और -1 का भी प्रतिबिंब एक बन रहा है। ऐसे दो, यहां पर 1 है -1 है, यहां पर इसका भी प्रतिबिंब एक है बन रहा है, इसका भी प्रतिबिंब एक बन रहा है। लेकिन एकाएकी फलन में बताया जाता है कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बने, यानी सब अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब बने तो फलन एकाएकी होता है। अगर इसीलिए यहां पर सेम मान आ जाए तो फलन एकाएकी नहीं होता, यहां पर नॉट इक्वल टू होता है। तो यहां से लिखेंगे यफ एक एकाएकी फलन नहीं है, सिद्ध हो गया यफ एक एकाएकी फलन नहीं है। बात छादक में आएंगे, अभी देखिए यफ एक
एकाएकी फलन नहीं है, फलन नहीं है। चलिए नहीं है तो सिद्ध हो गया। अब आच्छादक में आते हैं। आच्छादक के लिए सूत्र होता है, आच्छादक के लिए सूत्र होता है y बराबर एफ एक्स। तो देखिए y बराबर एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। हमने कहा था आच्छादक में x अपनी तरफ रखते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर y, x सिंगल रखते हैं, अगर इधर जो है घात आ तो उधर दे देते हैं, गुणा है किसी संख्या का तो उधर ले जाते हैं, तो x बराबर हो जाएगा रूट y। और बिलोंग्स टू x बराबर है तो x की तरफ देखो क्या है यार, r करिए। अब इसकी करेंगे जांच, बिलोंग्स टू रहेगा तो आच्छादक और नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो एक ही। अब इसमें लेकिन आच्छादक में y के मान लिए जाते हैं तो y की तरफ क्या है, y की तरफ br है तो y का एक मान 1 लोगे और दूसरा -1 लोगे। 32 मान पर काम करके समय बर्बाद करने से कुछ फायदा नहीं है। मैंने फिक्स मान बता दिए हैं और कम समय पर कार्य करिए और अधिक पूरे नंबर प्राप्त करिए आप। तो जब y बराबर 1 लोगे तो x का मान क्या निकलेगा, अंडर रूट 1 यानी 1, ये बिलोंग करेगा r। r क्या होता है, सभी वास्तविक संख्याओं का बेटा समुच्चय होता है तो एक उसमें मिल जाएगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, केवल रूट के अंदर माइनस में ना हो, वो फिर काल्पनिक संख्या हो जाती है। जब y बराबर लोगे -1 तो x बराबर आ जाएगा रूट के अंदर -1, जिसको लिख सकते हैं अंडर रूट -1 होता है आयोटा स्क्वायर का मान, आई स्क्वायर का मान, बाहर आई आएगा। हमने बताया था रूट के अंदर माइनस में हो तो नॉट बिलोंग्स टू होता है, और एक बार भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो यहां पर भी नॉट बिलोंग्स टू होगा इत्यादि। यानी और भी काम करोगे 32 अवयवों पर तो कुछ फायदा नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया यहां पर तो फलन आच्छादक नहीं होगा। यह एक आच्छादक फलन नहीं है। और पहले ही हमने बता दिया था कि चित्रण में ये हो, फलन में घाते ऐसी हो, तो बेटा ना तो एकाएकी होता है और ना यह आच्छादक होता है। ये हो गया आपका दूसरे का क नंबर। अब आते हैं दूसरे के ख नंबर प्रश्न पर। दूसरे का ख नंबर प्रश्न हल करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। दूसरे का ख नंबर प्रतिचित्रण में है, f such that r tends to r कामा एफ एक्स बराबर है cos x, g such that r tends to r है जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। तो सिद्ध करना है कि f संयोजन g डज नॉट इक्वल टू g संयोजन f। देखिए बहुत सारे क्या 99% टीचर इसे फाग पढ़ते हैं और गाप पढ़ते हैं, तो फिर जब टीचर पढ़ते हैं तो बच्चे भी पढ़ेंगे। ये संयोजन का चिन्ह है बेटा, संयोजन का। द्विआधारी संक्रियाएं आपकी 8 होती हैं, उसी में संयोजन आता है। कौन कौन सी 8 होती हैं, प्लस माइनस, गुणा, भाग और अपर कैप, लोअर कैप और स्टार और संयोजन। ये 8 द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो ये संयोजन है बेटा, संयोजन। सही पढ़ना सीखिए, सही पढ़ना सीखिए और गणित को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। ऐसा नहीं कि जो मन है पढ़ रहे हो। नंबर आपको पूरे क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि वो आपसे पढ़वाता थोड़ी है। फाग पढ़ो, गाफ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुद्ध रूप में ये लिखा है एफ संयोजन जी और ये लिखा है जी संयोजन एफ। चलिए अब हल करना शुरू करते हैं। पहले बेटा एफ संयोजन जी का मान निकालते हैं। तो एफ संयोजन जी का मान निकालेंगे तो इस सवाल को आगे बढ़ाने के लिए इसे एक चर देना पड़ेगा। चर क्या देंगे, जी के पास क्या है एक्स देंगे। अब ये एफ संयोजन जी लिखा है, ये संयोजन हटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का मान रखिए बेटा एफ, और जी एक्स का मान रखिए, जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर। अब एफ में जाइए फलन में अपने, और जहां पर उसमें एक्स है वहां पर एक्स स्क्वायर रखना है। तो जाओ फलन में, एफ एक्स बराबर कास एक्स है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो एफ एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर। ये आपका आ गया एफ संयोजन
जी यक्स, इसको समीकरण 1 डाले दे रहे हैं। अब इधर देखिए हम निकाल रहे हैं जी संयोजन यफ। सवाल को आगे बढ़ाने के लिए इसे भी एक चर देना पड़ेगा, तो क्या चर देंगे? यक्स है यफ के पास, तो यफ यहां पर है, यक्स दे देंगे। तो संयोजन हटाएंगे तो हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो देखिए जी एफ एक्स का मान क्या है? cos एक्स। अब अपने जी पर जाइए, जहां पर एक्स है वहां पर cos एक्स रखिए, तो जी संयोजन एफ एक्स बराबर आ जाएगा। रखिए इस पर एक्स की जगह cos एक्स का होल स्क्वायर, तो जी संयोजन एफ एक्स बराबर आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा cos स्क्वायर एक्स। समीकरण नंबर 2, cos एक्स स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, ना कि cos थीटा स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर लिखोगे इसके नीचे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर जी संयोजन एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू एफ संयोजन जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जी संयोजन एफ एक्स। तुलना करने पर एक्स एक्स भी चला जाएगा, तो यहां से आ गया एफ संयोजन जी डज नॉट इक्वल टू जी संयोजन एफ। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, और वो बच्चे 100% सब कुछ समझ रहे होंगे जिन्होंने पहले से इस चैनल से गणित पढ़ रखी है। वहां हमने एक एक चीज, हर प्रश्नावली पढ़ाने के पहले, उस पूरी प्रश्नावली का पहले हम बेसिक बताते हैं, पूरा एक एक जितना बेसिक बता देते हैं, उसके अलावा फिर एक भी पॉइंट उस प्रश्नावली में उपयोग नहीं होता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, काफी वीडियो अपलोड है, वहां से देख लीजिए आप। दूसरे का गा नंबर देखिए, 2 तरीके से हल करके दिखाते हैं। कह रहा है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। चलिए एक तो सीधे सीधे देख लेते हैं, चूंकि काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। चलिए तो ये हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स, एक्स की जगह है 1/√3, तो पाई माइनस काट इनवर्स, काट में किसका मान 1/√3, काट 60 का, मतलब काट पाई/3, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, काट इनवर्स काट एक्स बराबर एक्स होगा, tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स होता है, तो पाई माइनस पाई/3 आ गया। इसके बटे कुछ नहीं, तो एक 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। अब देखिए आंसर सही है कि गलत है, ये जानने के लिए तुम्हें काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान याद होना चाहिए। काट इनवर्स एक्स का मुख्य मान होता है ओपन इंटरवल में 0 से पाई, ना 0 ना पाई, इसके बीच के जो मान होंगे वो हो जाएंगे। तो उसी में लाई कर रहा है 2 पाई/3, मतलब कि 120 है, और विकल्प में मिल रहा है आपका तीसरा विकल्प है। कम समय में हीरो बनिए, और रटना है गणित, तो गणित रट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब ऐसे टीचरों से पढ़ोगे आप जो खुद रट रहे हैं, तो उससे क्या होगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से भी हल कर देते हैं हम। काट इनवर्स -1/√3 बराबर मान लें कि थीटा है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि -1/√3 बराबर क्या आ जाएगा, काट थीटा आ जाएगा। माइनस को बाहर रखें और देखते हैं काट में किसका मान होता है 1/√3, काट पाई/3 का होता है, बराबर काट थीटा। चलिए तो माइनस काट थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं काट पाई माइनस पाई/3 बराबर काट थीटा। अब देखिए काट 3 एलसीएम ले लीजिए, 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा होता है, इसको लिख दिया 3 पाई माइनस पाई बराबर काट थीटा, तो काट 2 पाई/3 बराबर काट थीटा। तो काट से काट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, तुलना करने पे चला जाएगा, थीटा बराबर 2 पाई/3 आ गया। ये भी सही है, इसी तरीके से लगाइए आप, सवाल सही होना चाहिए। 1-2 विधि रट के कुछ आप नहीं कर सकते हो। अरे समाकलन में तो एक एक सवाल 4-4 5-5 तरीके से लगता है, और आंसर भी चेंज होता रहता है। तरीका आपको आना चाहिए, कोई सही तरीका बस। जैसे कि जो कठिन कठिन चैप्टर है उनके तो हमने पहले से ही वीडियो बिल्कुल अपलोड कर रखे हैं,
और खास बात ये देखेंगे आप कि जिस प्रश्नावली में मैं एक सवाल जैसा लगाता हूं, लगभग उतने सवाल जितने उस तरीके के होते हैं सभी को एक ही तरीके से लगाते हैं। जैसे प्रश्नावली 5.1 से लोग बहुत डरते हैं, मैंने एक ही सूत्र का प्रयोग किया है पूरी प्रश्नावली 5.1 में, वो 34 सवाल और 20 उदाहरण, यानी 54 सवालों में एक के अलावा दूसरा सूत्र कोई नहीं लगाया। ये आपने देखा होगा। और उसी से आ गया आपका घ नंबर, दूसरे का घ नंबर। देखिए दो तरीके से इसको उड़ाते हैं। फिर हम अब दो तरीके से इसलिए नहीं इसको कर रहे हैं क्योंकि x बराबर 0 पर सतत कर दिया है, इसने सिद्ध करना है। चलिए f(x) बराबर है mod x और x बराबर 0 पर सतत की जांच करनी है। तो x बराबर a पर फलन कब सतत होता है? जब fa का मान बराबर f a प्लस 0 का मान बराबर f a माइनस 0 का मान, तीनों का मान बराबर हो। जहां पर fa तो अपने फलन के बराबर होता है, ठीक है। f a प्लस 0 क्या होता है? राइट हैंड लिमिट होती है। f a माइनस 0 क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं। f a प्लस 0 बराबर होता है लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम निकालते हैं f a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f a माइनस h। ये सूत्र बता रखे हैं हमने। चलिए x बराबर 0 पर करते हैं सतत, संतत और सांतत, तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन जो लिख के आए वो आपको लिखना है। इसमें लिखा है संतत, x बराबर 0 पर संतत की जांच। अब यहां पर फलन एक है तो कुछ टेंशन नहीं है, आपको किसको फलन मानना है किसको नहीं। मंझले कोष्ठ वाले सवालों में देखना पड़ता है कि किसे मानते हैं। लेकिन इस लिमिट h टेंड टू 0 है तो इस लिमिट का मतलब समझा देते हैं हम आपको। कहीं पर भी लिमिट लगी मिल जाए, जिस पद में लिमिट लगी होगी तो लिमिट का मान एक बहुत छोटी राशि होती है। इसके पास इतना पावर नहीं होता कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में कन्वर्ट कर दे। जैसे लिमिट 1 प्लस h है तो इसका मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में मान रहेगा। इतना मान नहीं हो सकता कि 1 को 2 में बदल दे। जैसे 3 माइनस h है तो उसका मतलब 3 से कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि 3 को 2 में बदल दे, यानी 2.99 से 2.1 के बीच में होगा। ये होता है और हर चीज वहां पर समझा रखी है। f0 का मान निकालिए, f0 का मान पहले, fa का मतलब f0 का मान mod 0 होगा बराबर 0 आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट पर आए। राइट हैंड लिमिट में x बराबर a के लिए सूत्र बता रखा है हमने। x बराबर a के लिए क्या होता है? f a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f a प्लस h। लेकिन यहां पर हमें चाहिए 0 पर, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर यानी a की जगह 0 आ गया, तो f0 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h। 0 प्लस h fh होगा, लिमिट h टेंड टू 0 और fh अपने फलन में जाइए, x की जगह h रखिए, लिमिट h टेंड टू 0 और mod h हो जाएगा। बाहर क्या निकलेगा? लिमिट h टेंड टू 0 h ही निकलेगा। अब h की जगह 0 रखना है, 0 आ गया। अगर fa का मान fa प्लस 0 के मान के बराबर आए तभी तीसरे स्टेप में जाते हैं। अगर यही दोनों बराबर ना आए तो फिर तीसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं होती है, यहीं से फलन असतत हो जाता है। चलिए अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट पर x बराबर a के लिए सूत्र लिखा रखा है इसमें भी। f a माइनस 0 बराबर होता है लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर तो f 0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और f 0 माइनस h। तो 0 माइनस h माइनस fh हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h हो जाएगा। अपने फलन में जाइए, जहां पर x है वहां पर माइनस h रखिए, लिमिट h टेंड टू 0 और मॉड में होगा माइनस h, बाहर h ही निकलेगा, लिमिट h टेंड टू 0 और h आ जाएगा। h की जगह 0 रखना, 0 रख दीजिए।
अब तीनों मान बराबर आए तो फलन सतत होता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि यफ जीरो बराबर यफ जीरो प्लस जीरो बराबर यफ जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो आ रहा है। ये कंडीशन नहीं होती है कि यहां पर बराबर जीरो ही है, इन तीनों का मान बराबर हो और यहां पर जो आ रहा हो तीनों बराबर हो लिख देते हैं। लिखेंगे अतः x बराबर जीरो पर फलन संतत है। ये हुआ तीसरे का घा नंबर। अब तीसरे के अंगा नंबर लास्ट सवाल में आते हैं और उसको भी लगा रहे हैं हम। अब तीसरे का अंगा नंबर सवाल है, जैसे कि आप देखेंगे कि एक नंबर का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आ गया है तो आप ये नहीं लिखेंगे कि नहीं होना चाहिए, आप तो करना पड़ेगा आपको। दूसरे का अंगा नंबर, सॉरी तीसरे का नहीं, दूसरे का अंगा नंबर दे क्या रखा है उसने कि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बराबर है 1, 1, 1, बी बराबर है 1, 2, 3 और सी बराबर है 2, 3, 1 हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, यह ज्ञात करना है हमें। चलिए देख लेते हैं, पहले सूत्र देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ज्ञात हो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। 1/2 मॉड ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। चलिए देख लेते हैं। पहले हम ये मान लें कि माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के स्थित सदिश। अगर मान लें मूल बिंदु के सापेक्ष तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए बी वेक्टर बराबर बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। और अगर मान लो कि माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष तो लिख देंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। तो मान लेते हैं माना मूल बिंदुओं के सापेक्ष त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के स्थित सदिश ओ ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और ओसी वेक्टर बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब पहले बेटा ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर बराबर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर का मान आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ओ ए वेक्टर का मान आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो आई कैप से आई कैप चला गया, 2j कैप माइनस जे कैप जे कैप बचेगा, 3k कैप और माइनस के कैप 2k कैप बचेगा। आई कैप नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो 0 आई कैप। अब एसी वेक्टर निकाल लें। एसी वेक्टर बराबर होगा ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओसी वेक्टर का मान है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस ओ ए वेक्टर का मान है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो देखिए यहां से क्या निकल आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो क्या आ जाएगा 2i कैप माइनस i कैप i कैप, 3j कैप माइनस j कैप 2j कैप, k कैप से k कैप कट जाएगा। अब हम ज्ञात कर लें ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो चलिए आई कैप जे कैप के कैप। चलिए ए बी वेक्टर में आई वाला नहीं है 0 है, जे वाला 1 है, के वाला 2 है। इसमें आई वाला 1 है, जे वाला 2 है, के वाला नहीं है 0 है। कर दीजिए R1 के सापेक्ष प्रसार। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ऐसा क्यों होता है चिन्ह, ये सब जानने के लिए सारणिक चैप्टर में चले जाइए, वहां पर हमने विस्तार से वीडियो दे रखे हैं। आई कैप जब होगा तो इधर बंद करिए और आई वाला बंद कर दीजिए। क्या बचेगा 1 2 2 0 माइनस जे वाला, जे कहां है पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ में बंद कर दीजिए 0 2 1 0 0 2 1 0। अब के कैप पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में बंद कर दीजिए 0 1 1 2। आई कैप इसका गुणा इसमें करते हैं 0 आ जाएगा, माइनस फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है 4 आ जाएगा, माइनस जे इसका गुणा इसमें किया जाता है, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, प्लस के कैप इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, तो आ जाएगा
माइनस का 4i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो इसका मापांक भी ज्ञात कर लेते हैं। मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर बराबर आ जाएगा अंडर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 21 आ जाएगा। अब लिखेंगे यदि शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष ज्ञात हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 मॉड AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। तो 1/2 इसका मान निकाल चुके हैं रूट 21, तो वर्ग मात्रक, तो आपका आ जाएगा रूट 21/2 वर्ग मात्रक। आप ये देख रहे होंगे कि लगभग 1 घंटा में हम 2 ही सवाल हल कर पाए, लेकिन हमने उतने सवाल नहीं, इसके अगल बगल और 10 सवाल एक्स्ट्रा बता दिए। और यदि आपको सब कुछ अच्छा लगा है और अगला वीडियो बहुत जल्द चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट करिए, हम आपको एक तरफ से पूरा अनुसार हल कराते रहेंगे। लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।